हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आप सभी के? जय हिंद। मानसी, वर्षा, कार्तिक, शिव, संजीव, प्रतिमा, हर्ष, शिवानी, अतुल, दीक्षा, कुमकुम, हर्षल, शीनल, अनीता, औचित्य, कृष्णा, गुड इवनिंग। केम छो? मजामा? हाँ जी। चलो भाई, शुरू करें। हम्म। कल आप लोगों का शेड्यूल भी चेंज है। कल आप लोगों की क्लास सुबह लगेगी। और सुबह क्या रहेगा? टॉक सेशन। उसके बारे में मैं आपको अभी आखिरी में जानकारी दूंगा। तो कल सुबह का ही सेशन सबके लिए रहेगा, है ना? इधर देखो। 12 फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा से 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है। बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। हम इसके बिना आंसर दे सकते हैं कि भाई पहले जो भुजा थी वो 12 फीट की थी, है ना? 12 फीट की थी, इसमें से आपने 4 फीट काट लिया। तो ये कितना परसेंट काट लिया? तो 4 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से 100 का भाग दे दिया, तो ये आ गया कि आपने कितने प्रतिशत की कमी कर दी? 33.33 की। इतना सा काम था इस सवाल में। हम्म। बोलो। टोटल 12 था, 4 की कमी आई, जो अपने आप में कितना है? 1/3 है। और 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33.33। भाई 12 फीट की भुजा थी, आपने 4 फीट कट कर दिया, तो 12 में से 4 आपने काट दिया, यानी 1/3 की कमी कर दी। 33.33% की कमी हो गई। इतना सही था। हाँ। जो फर्क भुजा पे पड़ेगा वो एरिया पे भी पड़ेगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें। हाँ, एक्चुअल में परसेंटेज का ही क्वेश्चन है वो। और नहीं तो फिर आप एरिया निकालो, है ना? दूसरा तरीका क्या है कि पहले 12 के हिसाब से एरिया निकालो, 144, है ना? फिर 4 के हिसाब से निकालोगे आप 16, फिर आप कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा। इसलिए जरूरत आपको नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल 225। अब देखो यहां से आयत यानी रेक्टेंगल स्टार्ट हो चुका है। आयत हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, डायगोनल यानी विकर्ण होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप यानी पेरीमीटर 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, और डायगोनल निकालना है तो विकर्ण यानी पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे हम। सब वार्लू छे। महेश, सब वार्लू छे। इसका मतलब क्या है? सब बढ़िया है। चलो, एक आयत का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y के 4 गुने से 4 अधिक है। देखो, आपको यहां पे लंबाई और चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आयत की लंबाई जो x है वो चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है ना? इसको इन्होंने x नाम दिया, इसको इन्होंने y नाम दिया। और आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है। लंबाई
चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है। जैसा इन्होंने बोला वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, है ना। 4 गुने से 4 अधिक है। और आपसे कहा है कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 225। ठीक है, अब सुनिए, इसको हम कह सकते हैं कि भैया x इज इक्वल टू 4y+4। ये x और 4y+4 दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। अब मुझे चाहिए आयत का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो पंकज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई आपका, वेरी गुड। चल, अब यहां पे ऐसा करो, इससे y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको इधर ले लो तो ये आ जाएगा x-4। यहां पे 4y बचेगा तो वो आ जाएगा यहां, तो इधर बचेगा केवल y। भाई मुझे x तो पता है कि वो x है, लेकिन y बराबर क्या, तो y बराबर ये। इसको अब मैं बाजू में कर रहा हूं। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे पता है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो एरिया आता है विच इज इक्वल टू 225। भाई अगर लंबाई x है तो चौड़ाई y है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू है x-4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 225, 225। ये समझ में आया, इसलिए हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाली। क्लियर है। अब आप चाहें तो इस 4 का गुणा यहां कर दें, x का गुणा x में करेंगे तो x², x का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 4x, 225 का 4 गुना करेंगे तो 900, और इसको अगर इस तरफ लाओगे तो x² माइनस 4x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। सर आप कौन सी कंपनी का गॉगल लगाते हो? ये मैंने लगाया है टाइटन आई+, टाइटन का। देश का नमक, टाटा नमक, टाइटन। एक बार फिर से बता दिया जाए। ठीक है भैया, जैसा आपका आदेश हो, फिर से बता देते हैं। लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा जो अपने आप में 225 है। इन्होंने कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई के 4 गुने से 4 ज्यादा है, 4 गुने से 4 ज्यादा करेंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। बराबर बोला नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है, 4 गुने से 4 ज्यादा, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं चौड़ाई का 4 गुना करके 4 जोड़ दूंगा तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये हो गया 4y+4। इस 4 को मैं इधर लाया, इस 4 को भाग में दिया तो ये y आ गया। तो मैंने लंबाई को तो x रखा, लेकिन चौड़ाई की जो वैल्यू y है, y की जगह मैंने इसको रखा। ये 4 का गुणा इधर हुआ, x x इंटू 4, और ये 900, 900 इधर आया, तो ये आपका आंसर आ गया। हम्म। ओके प्रिंसी, हम देख लेंगे। नहीं भाई, ओम 15-20 हजार का नहीं है। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 है। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करिए। देखो भैया, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखो,
इन्होंने कहा कि विकर्ण और एक भुजा इतना इतना है, मतलब विकर्ण 65 है, कोई भी एक भुजा ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो हम मान लेते हैं कि एक भुजा ये 63 है और ये वाली भुजा हमें नहीं पता। अब आपको पता है कि जब भी रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, तो हमेशा ये एक समकोण त्रिभुज की तरह काम करेगा, एक राइट एंगल की तरह काम करेगा। और राइट एंगल में क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। जैसे ही 90 अंश का कोण आया, पाइथागोरस प्रमेय, तो आप ये निकाल सकते हो। अब यहां पे एक तरीका है पाइथागोरस थ्योरम और एक तरीका होता है ट्रिपलेट्स। पर क्योंकि मैंने आपको अभी ट्रिपलेट्स नहीं पढ़ाया, तो हमारी मजबूरी है पाइथागोरस प्रमेय लगाने की। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप अगर इसको 63 लेके इसको आप x मान लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों केस में आपका सेम आएगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। ओके, हाँ। ट्रिपलेट्स में आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है थोड़ा सा बस बता देता हूं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ट्रिपलेट एक पर्टिकुलर सेट होता है। जैसे 3 4 5 का एक सेट है ना, 9 12 15 का एक सेट है, ऐसे ये सेट है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, हाइपोथेनियस सबसे बड़ा होता है। तो भाई सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5, तो ये यहां चला गया। अब इसमें कोई भी 3 हो सकता है, कोई भी 4 हो सकता है। अगर आप चेक करोगे तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, ये भी 25, ये भी 25। तो ऐसे 3 नंबर्स जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करें, राइट एंगल ट्राइंगल में काम करें, उसे ट्रिपलेट कहते हैं, है ना। बस ये यहां पे सिंपल सा सिस्टम रहने वाला है। हाँ, जैसे 9 12 15 है, ऐसे ही एक 9 40 और 41 भी होता है, 9 40 और 41। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा होगा वो 41 होगा और वो हमेशा कर्ण होगा। तो अगर एक भुजा यहां पे किसी को मैं 9 मान लूं तो एक क्या हो जाएगी 40। और आप करके देख लेना, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हमेशा 41 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इसको सॉल्व करके भी x का मान निकाल लोगे जो 16 आएगा। और नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रिपलेट होता है 16 63 और 65 का। और अभी नहीं भी समझ में आए तो चिंता नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री का ये एक पार्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और उसमें ये भी सिखाऊंगा कि ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हो, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या फिर ट्रिपलेट लगा लो, आपको पता चल गया कि भैया x की वैल्यू 16 है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 16 है ना। तो आपसे बोला इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है, 63 है, और ब्रेड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है, 16। ये आ गया, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 79 का डबल कर दो 158। ये आपका आंसर है। आया समझ में? वेरी गुड। पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 7 और 3 है, परिमाप 21,000 है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। देखो, पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, और इसका परिमाप कितना है 21,000। तो लंबाई कितनी है 7x, चौड़ाई कितनी है 3x। 7 और 3 है तो इसको x में लेना है, 7x और 3x।
और ये किसके बराबर है? 21,000 के बराबर है। 7 और 3 10, 10 का दुगना हो गया 20, तो ये आ गया आपका 20x इज इक्वल टू 21,000, है ना। तो 0 से 0 गया, 2 से आपने इसको उड़ा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1050। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। तो देखिए लंबाई है 7x, चौड़ाई है 3x, तो दोनों में अंतर कितने का है? 4x का। मेरे पास x की वैल्यू 1050 है, तो मुझे क्या करना है? 1050 का 4 टाइम्स कर देना है। 1050 का अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4200, 4200, 4200। आया भाई समझ में? आरपीएफ का लेवल बहुत हाई नहीं जाएगा, बेसिक्स मजबूत करो, हर क्वेश्चन बनेगा। आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 60% ज्यादा है। अगर मैं चौड़ाई को 100 मानूंगा तो लंबाई उससे 60% ज्यादा। 20 से कटेगा 8 बार, 20 से कटेगा 5 बार, तो इनका जो रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा? 8x और 5x। दूसरा तरीका, अगर आपने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा है तो 60% का मतलब होता है 3/5, कि अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई उससे 3 ज्यादा है यानी 8 है। 5 से 3 ज्यादा यानी 8 है ना। तो लंबाई चौड़ाई से 60% ज्यादा है, तो वो आ गया आपका 8 और 5। अब इन्होंने कहा कि लंबाई और चौड़ाई में 30 का डिफरेंस है। आप अगर फिलहाल x ना भी लें तब भी काम हो जाएगा, है ना। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। और ऐसे कितने का डिफरेंस है? 30 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। एक बराबर कितना है? 10 है। 10 का गुणा 8 में करिए तो 80, 10 का गुणा 5 में करिए तो 50। ये आ गई आपकी लंबाई और चौड़ाई। अब इन्होंने बोला इसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b। 8 5 13, 13 का दुगना हो गया 26, 260 सेंटीमीटर। एक चीज पे और आप लोग ध्यान देते रहिएगा अपने लेवल पे, वो है इकाइयां यानी यूनिट्स। उस पे भी ध्यान दो कि कब स्क्वायर हो रहा है, कब सिंपल हो रहा है, इस पे आपको थोड़ा खुद से ध्यान देना है। हाँ, वेरी गुड, 260। ठीक है हिमांशु। अच्छा प्रिंसी, बहुत बढ़िया प्रिंसी, वीडियो भेजो हमें आप। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 ज्यादा है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये उससे 5 ज्यादा है यानी x+5। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? x+5। परिमाप क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b।
जो इसके क्षेत्रफल का क्या है, इसके क्षेत्रफल का 1/3 है। कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, मतलब वो एक चीज को दूसरे चीज के बराबर करने का कह रहा है, बोलेंगे नहीं कि बराबर है, पर उसका मतलब यही निकलता है। क्या मतलब हुआ? परिमाप क्षेत्रफल का 1/3 है। पेरीमीटर इज 1/3 ऑफ एरिया। यानी अगर मुझे परिमाप को और इन दोनों को बराबर करना है तो क्षेत्रफल का अगर मैं 1/3 निकाल दूंगा तो वो परिमाप के बराबर हो जाएगा। ये इसका हिडन मीनिंग होता है, और इसके अब आदत बना लो कि हमेशा ऐसे ही चलता है। अब कुछ मत करो, वैल्यू रखो। देखो, इस 3 को यहां ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। l प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो x और x क्या हो जाएगा आपका 2x, प्लस कितना आ जाएगा 5। l इंटू बी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा आपका x², और कितना आ जाएगा आपका 5x। ठीक है, इधर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 6 इंटू 5 30, और ये हो जाएगा आपका x² प्लस हो जाएगा 5x। ओके, अब क्या करें, इसको उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले जाएं, तो कुल मिला के x² अपनी जगह है। जब 12 उधर जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा, 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं आपको स्कूल के जमाने की याद दिलाता हूं। आपको ऐसी संख्या सोचना है जिनको जोड़ने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पर 30 आए। जोड़ने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पर 30 आए, तो बोलो क्या? ऐसी संख्या जोड़ने या घटाने पर 7 आए लेकिन गुणा करने पर 30 आए। सिर्फ संख्या सोच के बताओ, उसके आगे मैं बताता हूं। तो आप कहेंगे सर 10 और 3 ले लीजिए, है ना, लेकिन माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 10 और प्लस का 3। -10 में से 3 गया तो माइनस का 7 बचेगा, और -10 में 3 का गुणा होगा तो माइनस का 30 आ जाएगा, यानी ये सही है। लेकिन फाइनल जो मान माने जाते हैं, ये तो आपने नंबर सोच लिए, लेकिन फाइनल जो वैल्यू मानी जाती है उसमें साइन चेंज करना पड़ता है। अभी बस याद रखो कि चिन्ह बदलना है। अगेन ये भी एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखो कि चिन्ह बदलना पड़ता है, जो भी संख्या आप सोचोगे। क्यों बदलना है वो चैप्टर में सीखेंगे। तो साइन चेंज करो, -10 बन जाएगा प्लस का 10, और प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3। माइनस अनएक्सेप्टेबल है, तो x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 10। x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 10। तो इसका मतलब कि लंबाई कितनी है? लंबाई है 10 और 5 15, और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 10। और आपसे क्योंकि परिमाप पूछा है, पेरीमीटर बोला है, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 25, 25 का दुगना कितना हो जाएगा 50। दिस इज योर पेरीमीटर 50। बोलो समझे या नहीं? ऑप्शन से नहीं होगा ये वाला, ऑप्शन में नहीं परेशान होना है। जहां ऑप्शन लगेगा मैं बताऊंगा। देखो, इस चैप्टर में आपको बहुत हद तक दिक्कत क्यों आएगी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैथ्स में सबसे ज्यादा जो परेशानी का कारण है वो पता है क्या है? मैथ्स में सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है कनेक्टिविटी। ये पता नहीं क्या दिक्कत है यार इसको। एक बहुत काम की बात बताता हूं, जो आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है कनेक्टिविटी। आपने इतना मैथ्स अभी पढ़ा, खासकर आपने अरिथमेटिक पढ़ा,
आपने देखा कि हर चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से लिंक है। अब आप अभी पढ़ रहे हो मेंसुरेशन, है ना, आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। अब मेंसुरेशन अच्छा करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो, आपको एलजेब्रा का ज्ञान हो, ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्ञान हो, ठीक है, आपको ज्योमेट्री पता हो, आपको हल्का फुल्का परसेंटेज पता हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, ठीक है ना, प्लस आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो, प्लस आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो। अब इतनी चीजों का तालमेल जमेगा तो प्रश्न बनेंगे, है ना। अच्छा, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें एलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन की, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब तक हम सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे साथ ये समस्या रहेगी कि सर कब क्या लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गया तो कभी एलजेब्रा लग गया तो कभी कुछ लग गया। टेंशन नहीं लेना है, आपको यह समझना है कि सारी चीजें कनेक्टेड है ना। मैं एलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर दूसरे चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर किसी की चीज जरूरत पड़ेगी, तो हर बार कुछ ना कुछ अधूरा छूटेगा। एक बार जब पूरा पढ़ लेंगे और जब आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तब आपसे सब चीजें बनेंगी। तो इसीलिए इस बात को समझो कि चिंता नहीं करना है ना, इतनी चीजें पता हो तो आपसे बन पाए। तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि सीखो, टेस्ट मत करो खुद को बार बार कि मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, मैं कब कर पाऊंगा, नहीं, लर्निंग पे ध्यान दो। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे समझ में आना चाहिए, बने नहीं बने वो मेरा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अब ये समझाने के बाद भी आप चिंतित रहें तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। ठीक है, और यही चीजें कल मैं आपको टॉक सेशन में सिखाऊंगा, बताऊंगा। और ये भी एक आपका चिंता का कारण होता है कि जब आप खुद से कोई प्रश्न बनते हैं तो वो बनता नहीं, है ना, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे प्रश्न हल करने हैं, सारे चैप्टर्स को सीखना है, सब चीजें सीखोगे, बहुत सारे प्रश्न लगाओगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न करोगे जो नहीं बनेंगे, उनमें माथापच्ची करोगे, उनमें समय दोगे, उनको सीखोगे, इतना सब करोगे तब जाके मैथ्स बनेगा। अब आपको क्या दिक्कत है कि करना कुछ नहीं है, बनना सब चाहिए। स्वर्ग जाना है पर मरना नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक नई लाइन और पढ़ी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बार बार जिंदगी मिले, मरने के बाद वो बार बार इंसान बने, है ना। तो एक कोई एक विदेशी कहावत है कि 9 बार जिंदा होने के लिए 8 बार मरना भी पड़ता है ना। हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी बार बार मिले, मरना कोई नहीं चाहता। तो एक बहुत फेमस कहावत है, 9 बार जिंदगी चाहिए तो 8 बार मरना भी पड़ेगा। हम्म। पढ़ो सवाल को। ठीक है कार्तिक। हाँ बिल्कुल, प्रिंसी भेजना मुझे, है ना, मेल कर देना या इंस्टाग्राम पे भेज देना। हाँ भैया, बहुत ही सुंदर
शानदार प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न आया। आप देखो कितना भयंकर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। 5 सर्वांग सम आयत है। अब सर्वांग सम का मतलब ही नहीं पता सर, है ना। सर्वांग सम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये लिखा है सर्वांग सम, यानी इसको आसान, अब ये भी ज्योमेट्री में हम सीखेंगे। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी 5 बराबर आयत हैं, सबकी लंबाई सेम है, सबकी चौड़ाई सेम है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है भाई, हो सकता है कि इसकी लंबाई 5 हो तो इसकी चौड़ाई 2 हो, तो इसकी भी लंबाई 5 होगी, चौड़ाई 2, 5 2, इसकी भी लंबाई 5 होगी, चौड़ाई 2 होगी। लंबाई और चौड़ाई सबकी सेम है, पर लंबाई और चौड़ाई 2 अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। तो 5 रेक्टेंगल हैं, 5 आयत हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ दिमाग लगा सकते हो तो बोलो। खुशबू ने आंसर दिया है 40, अनुराग का आया है 30√2। चलो, मैं सही आंसर मुझे पता नहीं है, सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं किसका आंसर सही है। आ जाओ। देखो एक बात समझो आप, सबसे पहले यहां पे, है ना, आप ये समझो, एक सिंगल में आयत ले रहा हूं, है ना, ये आयत कुछ ऐसा इन्होंने बनाया है। इसी को अगर मैं क्लोन करके रोटेट कर दूं तो ये ऐसा भी है ना, ये समझना। तो इन्होंने कहा है कि बड़ी भुजा को x मान लो, बड़ी भुजा को क्या मान लो? x मान लो। तो अगर ये x है, बड़ी भुजा x है, तो यहां पे बड़ी भुजा ये है, तो इसको मैं x मानूंगा। अब ध्यान से सुनना पूरी कोडिंग। सोचो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी क्या है? बराबर है, और ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं? बराबर है ना। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये भी x और ये भी x। इतना समझ में आया? 5 रेक्टेंगल हैं, 3 खड़े हैं, 2 आड़े हैं, है ना। सबसे बड़ी भुजा x है तो ये भी दोनों x हो जाएगी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब आगे बात सुनो। आगे क्या करना है? अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ भाई यहां से यहां तक की लंबाई कितनी कहलाएगी, ये टोटल कितना कहलाएगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं 2x। तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा 2x। पर मुझे निकालना है चौड़ाई, मुझे तो ये पता करना है कि ये इतना हिस्सा कितना। तो आपको पता है कि ये तीनों हिस्से बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है तो ये पूरा 2x है, इसको मैं 3 भागों में बांट दूं। तो अगर मैं 2x को 3 भागों में बांट दूंगा तो मुझे हर हिस्सा पता चल जाएगा। तो अब इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिली? कि लंबाई है x तो चौड़ाई है 2x/3। ये एक बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी भुजा x है, यानी लंबाई को हमने x मान लिया। अगर ये x है तो ये दोनों भी क्या होंगे? ये भी x, ये भी x। तो ये अगर 2x है तो ये भी 2x है। 2x को अगर मैं 3 हिस्से में बांटूं तो मुझे हर हिस्से का पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया, अच्छा अगर ये जो इनकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इन दोनों की भी होगी, क्योंकि ये भी तो चौड़ाई है, ये तीनों भी सेम होंगे। तो अगर यहां पे आपको चौड़ाई ये लंबाई ये दी हुई है, मतलब यहां से लेकर अगर मैं यहां तक जाता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2x/3, यहां से लेकर यहां तक। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे बड़ा काम बस यही था। 30√2 मुझे सबसे ज्यादा आंसर दिख रहे हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वही आंसर हो। बाकी अभी देखते हैं, है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल 6000
वर्ग मीटर है पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो भाई ये है तो एक प्रकार का आयत ही, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताइए कि लंबाई कितनी है। अगर मैं मान लूं कि ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, है ना। लंबाई क्या है यहां पर, पूरी फुल लंबाई क्या है, फुल लंबाई है x और 2x+3, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है इसकी 2x, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल है 6000। ये सबसे मेन मुद्दा था, अब बस सॉल्व करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x+2x, यानी ये हो गया आपका 5x/3 इंटू में 2x और इधर आ गया आपका 6000। 5 का दुगना 10, 10 से एक जीरो कट गया और ये इधर चला गया, तो 600 का 3 गुना हो गया 1800। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1800, ठीक है। और x ही पूछा है इन्होंने आपसे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। देखो समझ रहे हो आप, 5 दूनी 10 से जीरो गया और 600 का 3 गुना हो गया 1800। अब 1800 तो किसी का वर्ग होता नहीं, है ना, 1800 तो किसी का वर्ग होता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 1800 होता है 900 का दुगना। 900 किसका वर्ग होता है, 30 का, दो अंदर रह जाएगा। तो आपका इसलिए आंसर क्या मान्य है, 30√2। एक्स की वैल्यू आएगी 30√2। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है, ये दोनों भी सेम, ये थोड़ी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए थी, डायग्राम गलत बना है ये, इनकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा आनी चाहिए थी। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आया मजा, कितना कमाल का क्वेश्चन है यार, क्या गजब का लॉजिक लगाना पड़ा है। ठीक है, ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये 2x, तो ये 2x, 2x को 3 हिस्सों में बांटा, तो हमें पता चल गई कि उसकी हर हिस्से की चौड़ाई है 2x/3। ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो ये भी 2x/3। पूरी लंबाई क्या मानी जाएगी, x + 2x/3, चौड़ाई क्या मानी जाएगी, 2x। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आया ये, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 30√2। खुश अब। किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3 और 20 के अनुपात में है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। देखो आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई को हम एल और बी लिखते हैं, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आपसे कहा है कि आयत की लंबाई और उसका परिमाप का रेशो 3:20 है। लंबाई और परिमाप, लेंथ और पेरीमीटर का रेशो 3:20 है। बस सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ भाई, तो ये बन गया 20L, 3 का डबल 6, तो ये बन गया आपका 6L और 6B, 6 माइनस हुआ 14L और 6B, L यहीं B नीचे, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, 2 से कैंसिल हुआ 7 बार, 3:7, 3:7। आया मजा। कल मैंने आपको स्क्वायर्स में सड़क वाले सवाल करवाए थे, अब हम वही रेक्टेंगल में करेंगे, आयत में करेंगे।
अच्छा, शिवानी जी कह रही हैं सर कल के टॉक सेशन में आप अपनी बेटी से भी मिलवाइए। अगर वो जाग रही होगी उस समय तो मैं मिलवा दूंगा, ठीक है। हाँ सतीश सर, आपके रिकॉर्डेड बैच में कैलकुलेशन देख रहा हूं, उसमें आप बहुत मोटे थे सतीश। हम कभी बहुत मोटे हुआ करते थे, उसके पहले कभी बहुत पतले हुआ करते थे, उसके पहले फिर मोटे हुआ करते थे। तो ये चलता रहता है। जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल जिसकी चौड़ाई 2 है, 20 और 18 के आयत के चारों ओर बनाया गया है। हमने कल किया था, जैसे ये हम ले लेते हैं एक जॉगिंग ट्रैक, इसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है 18। मुझे इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है ना। चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। अब समझना, ये 2 इधर भी बढ़ेगा, ये 2 इधर भी बढ़ेगा, है ना। तो जो 20 है वो 24 हो जाएगा, तो इसकी पूरी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 24। इसी प्रकार 2 यहां बढ़ेगा और 2 यहां बढ़ेगा, तो 18 में 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, 18 में 4 जुड़ के ये बन जाएगा आपका 22। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा 24 × 22, छोटे वाले का होगा 20 × 18, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा रास्ता। हम्म ठीक है। 24 का दुगना 48, 48 और 4 हो गया आपका 52, 18 का दुगना हो गया 36, है ना। तो ये हो गया 400, 500 और 4 और 2 6, यानी 168, 168। क्लियर। हाँ, इसको देखिए। ठीक है अनुराग। जॉगिंग ट्रैक क्या होता है, किसी गार्डन के चारों तरफ नहीं होता है पूरा, जिसमें आप राउंड लगाते हो, पैदल चलते हो, चक्कर लगाते हो, दौड़ते हो, उसको जॉगिंग ट्रैक बोलते हैं। अच्छा वैशु, ठीक है। मैं अभी बोल देता हूं तो श्री को जगा के रखेंगे, ठीक है, तुम लोगों के लिए। कल शाम को क्लास नहीं रहेगी आपकी, कल सुबह 9 से 10 वाला सेशन है, टॉक सेशन। पढ़ लिया। एक कालीन 5 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है। 225 रुपए के हिसाब से बॉर्डर का खर्च कितना होगा। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, मैं आपको समझाता हूं क्या गलती करोगे। ये कालीन है ना। अब होगा क्या, इस कालीन को भर देते हैं पूरा। ये कालीन है, फिलहाल इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई काफी कम है तो मैं कम कर देता हूं, है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई है 1.2 मीटर। क्लियर। इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है, बाहर लगाना नहीं है। आप गलती क्या करोगे, इसके बाहर बनाओगे, जबकि बॉर्डर तो कालीन के अंदर ही लगेगी ना। कालीन के बाहर कभी बॉर्डर लगती है क्या। जो बॉर्डर है वो होगा तो कालीन का हिस्सा ही, ठीक है। तो सुनो, ये कालीन के अंदर बॉर्डर है, तो चारों तरफ से हम मार्जिन छोड़ेंगे। कालीन ऐसे ही डिजाइन होता है ना, बॉर्डर तो चारों तरफ रहेगी उसके।
ऐसे। तो अब ये चारों तरफ हमारी बॉर्डर बन गई कालीन के, और उस बॉर्डर के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि वो 30 सेंटीमीटर है। तो देखो आप एक चीज समझना, ये पूरा 5 मीटर है, इधर से भी आपका 30 सेंटीमीटर कम होगा, इधर से भी आपका 30 सेंटीमीटर कम होगा। तो 5 में से 30 और 30 60 गया, 5 मीटर में से और 30 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर। तो 0.6 गया है ना, 0.6 गया, तो कितना बचा 4.4। मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है 4.4। इसी प्रकार 30 इधर से भी कम होगा और 30 इधर से भी कम होगा, तो फिर वही 60 सेंटीमीटर कम होगा। तो ये टोटल 1.2 है, 1.2 में से 0.6 गया, तो कितना बचेगा 0.6। यानी इसकी जो अब चौड़ाई आएगी ये हो गया आपका 4.4, और ये जो है यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो कितनी बचेगी 0.6। तो अब देखो, जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा 4.4 इंटू 0.6। समझे बात? 12×5 = 60 का 6, इसको देखें तो 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, और 2 कितना हो जाएगा आपका 28। सही है, 24 का 4 हासिल का 2 24, और 2 हो जाएगा आपका सॉरी 26। पर क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये आ जाएगा। 6 में से 2.64 अगर गया तो 3 दशमलव ये हो जाएगा 36। अगर मैं इस चौड़ाई की बात करूं, बॉर्डर की बात करूं, तो ये उसका क्षेत्र है इतना। और अब मुझे 3.36 में 225 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुझे खर्चा करना है। तो 336 में 225 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। तो 4 × 8 32, 4 × 4 16, और 9 36 का 6, 72, और 3 हो गया 75। 756 है क्या ऑप्शन में? हाँ, इनका गुणा करोगे तो आएगा 756 रुपए। तो बॉर्डर बनाने का खर्चा कितना है 756, 756। हाँ, आया समझ में? मैं यहां पे एक बहुत खतरनाक ट्रिक का यूज कर सकता था। आपको एक छोटा सा लॉजिक सिखाता हूं, आप भी बोलोगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, बोर सुनते हुए जाओ, है ना। भाई मुझे पता है कि मुझे आखिरी में जाके 225 में गुणा करना है। 225 क्या होता है, ये 25 के पहाड़े में 9 बार आता है। ठीक है, ये 25 के पहाड़े में कितनी बार आता है 9 बार आता है। जो भी आंसर आएगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। जो भी आंसर आएगा, भाई मुझे 25 करना तो 225 का गुणा है, तो 225 होता है 25 × 9। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 के पहाड़े में तो आएगा। तो 5 4 9 और 8, 5 और 4 9, 9 और 8 हो गया आपका कितना 17, 6 5 11, और 7 कितना हो गया 18, 7 2 9 और 1 कितना हो गया आपका 10, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो इनमें एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो मैं वैसे भी आंसर बिना सॉल्व करे मैं क्या कह सकता था कि सी आंसर आएगा। अब नंबर सिस्टम में मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और 9 का डिजिटल सम पढ़ाया हुआ है, तो आपको मैथ्स मेथड भी बता दी और शॉर्टकट भी बता दिया। अब ये कई जगह हम इस प्रकार से भी दिमाग लगाना सीखो, ऐसा भी कर सकते हैं। हम्म, ठीक।
अच्छा जी। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको करना। अब कल आपकी शाम की क्लास नहीं लगेगी, सुबह की क्लास का सिस्टम सुन के जाओ। बहुत ज्यादा डिमांड थी सभी की कि एक टॉक सेशन हो जाए, थोड़ी सी कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाएं, कैसे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट, सो मेनी थिंग्स, है ना। वो भी जरूरी है भाई, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने की टेक्निक्स भी सही होगी तो हम ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट फील कर पाएंगे, है ना। तो हम कल सुबह 9 से 10 एक टॉक सेशन कर रहे हैं एप्लीकेशन पर लाइव। उसमें मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो मेरी एक ईमेल आईडी है आदित्य पटेल विनर्स, पूरा कंटिन्यू है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो मुझे अभी 1-2 घंटे में आप मतलब भेज देना इस ईमेल आईडी पर adityaPatelWinners@gmail.com, क्योंकि कल मैं कमेंट से प्रश्न नहीं उठाऊंगा। मैं जो प्रश्न आए हुए रहेंगे, बातें हम ऐसी करेंगे जो सबकी काम की होगी, पर उस समय आपके मैं कहूंगा कमेंट, तो फिर वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपके पहले से प्रश्न निकाल लूंगा और उन पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। कल 1 घंटे पूरी इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप सभी सुबह 9 से 10 आएंगे, कल इवनिंग का सेशन हमारा नहीं रहेगा, है ना भाई। adityaPatelWinners@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके। और अभी मैं 8 बजे रेलवे ग्रुप डी की इंफॉर्मेशन देने के लिए आने वाला हूं। और आपको मैंने जून महोत्सव के बारे में बता ही दिया है कि विनर्स का धमाकेदार जून महोत्सव आ रहा है संडे को, रविवार को रात 8 बजे। तो उसमें भी आप सबको आना ही है। आप लोगों के लिए भी कमाल की चीज हम लेकर आ रहे हैं, मजा आएगा। ठीक है जी, चलो तो विदा लेते हैं। 1 घंटे बाद यूट्यूब पर ग्रुप डी के लिए मिलते हैं और सुबह 9 बजे टॉक सेशन में मिलते हैं। कैपिटल में स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मेल में सब चलता है। चलो, वेट लॉस के लिए क्या किया बताएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तब बात करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।